नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 को यानी यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 को देखेंगे। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु देखें तो टो सीरीज समसामयिक घटना चक्र की यह प्रस्तुति है, जिसके अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न पत्र यानी 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए, व्याख्यात्मक उत्तर सहित इसमें निहित हैं। यानी इसको देख लें, समारंभ के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें है और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट को हम देख रहे हैं वर्तमान लेक्चर में। इसमें जो है प्रथम 35 प्रश्नों को हमने विस्तार से जो है व्याख्या सहित चर्चा कर लिया है। यानी प्रैक्टिस सेट के प्रथम 35 प्रश्नों को देख लिया हमने। आगे हम इसमें देखते हैं इसके प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्यान दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो 3 मेन उसके वेपन माने जाते हैं या आपकी रणनीति में 3 शामिल होने चाहिए। पहला उसका सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये पता रहेगा कि उसी के अंतर्गत आपको तैयारी करनी है। उससे बाहर, उससे कम, उससे ज़्यादा करनी है। दूसरी जो होती है महत्वपूर्ण जो रणनीति स्ट्रेटजी होती है वो होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। यानी सिलेबस के बाद PYQ होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तीसरी रणनीति स्ट्रेटजी होती है प्रैक्टिस सेट। तो इसमें सिलेबस को हमने देख लिया, PYQ भी हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट को भी देख लिया जाता है। 2, 3, 4 लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए, जो कि आपके परसेंटाइल में निस्संदेह वृद्धि करने में सहायक होगा और आपके मार्क्स में भी बढ़ोतरी करने में सहायक हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जैसे कि इस बार देखें तो परिवर्तन के साथ इस बार पेट आयोजित किया जा रहा है। इसमें 3 साल वैलिडिटी कर दी गई है। पहले 1 साल की वैलिडिटी थी, अब 3 साल के लिए। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर ला करके 3 साल की जो इसमें जो आप कर सकते हैं तैयारी से बच सकते हैं और आगामी सभी एग्जाम जो महत्वपूर्ण एग्जाम यूपीटीपीएससी द्वारा दिए जाएंगे विज्ञापन, उसको आप फिलअप करके उसको क्रैक करके अपनी मनचाही या मनवांछित नौकरी को पा सकते हैं यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में। तो इसके लिए अति आवश्यक है पेट को अच्छा परसेंटाइल या अच्छे नंबर लाना, जो कि ये तीनों रणनीति पर आवश्यक है। यानी पहले आप सिलेबस देखेंगे, फिर PYQ, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक गहन दृष्टि इसके सिलेबस पर भी डाल देते हैं। यानी देखें इसका सिलेबस जो समसामयिक घटना चक्र यानी समसामयिक घटना चक्र में अनुक्रमणिका के रूप में इसके सिलेबस दिए गए हैं, जो 15 टॉपिक के अंतर्गत इसके सिलेबस दिए गए हैं। यानी आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका हम यदि एनालिसिस के लिए सिलेबस का, तो इसमें 15 टॉपिक में 10 टॉपिक जो है वे 5-5 नंबर के हैं। यानी 10 टॉपिक जो है वो 5-5 नंबर के हैं, यानी 50 नंबर के हैं। यानी प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक जो होगी 5 नंबर की होगी और इसका वेटेज कितना है, 50 नंबर का प्रथम 10 टॉपिकों का। अंतिम 5 टॉपिक जो है वो 10-10 नंबर के होंगे, यानी 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का होगा। इसका वेटेज भी 50 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का। टोटल प्रश्न कितने हुए, 100 प्रश्न हुए। 100 प्रश्न 100 नंबर के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। टाइम अलाटेड 2 आवर, यानी समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का। और इसमें यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपको नकारात्मक या नेगेटिव मार्क का प्रावधान है, यानी पेनाल्टी के रूप में 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इससे भी आपको बचना है, यानी नेगेटिव मार्क से भी आपको बच करके जो है आपको अच्छा परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स को लाना। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन जो भी है वो खतरनाक है नेगेटिव मार्क। क्योंकि देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में 1/3 का नेगेटिव मार्क होता है। कुछ परीक्षाओं में तो 1 यानी हाफ का भी नेगेटिव मार्क होता है, जो कि सबसे डेंजरस होता है। लेकिन यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव मार्क है। अर्थात एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो सही में से 1/4 प्रश्न आपके काट लिए जाएंगे, यानी 4 गलत कर देंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा सही में से। तो इस सिलेबस रहा, सिलेबस को देख लें। आखिरी के जो यानी सिलेबस को आप एक बार गहन दृष्टि में देख लें। आखिरी के जो इसके जो 5 टॉपिक हैं उसमें देखें तो समसामयिकी जो है इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। सामान्य जागरूकता यानी जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज यानी जीएस नहीं, जनरल स्टडीज नहीं है, जीके यानी फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा। ये भी 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। और इसके बाद आपका 13वीं टॉपिक देखें तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, इस पर भी 10 प्रश्न पूछेगा, यानी 2 अपठित गद्यांश होगा 5-5 नंबर के, तो इस पर भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको DI के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मेट निर्धारण में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसको आप गलत करते हैं, क्योंकि सभी का ये स्ट्रांग नहीं होता है। जो इसको अच्छी से स्ट्रांग का मतलब इसको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से आप यदि इनमें से यदि 15 नंबर भी ला सकते हैं और गलत आपका मिनिमम होता है, गलत नहीं करते हैं, तो आपका मेरिट एकाएक बढ़ जाएगी। अन्यथा 20 क्वेश्चन आप यदि निकाल देंगे, आपको नहीं आएगा बिना अभ्यास किए, तो आपका 80 से शुरुआत होगा
प्रश्न, इसलिए आपके मेरिट जो है डाउन हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। जो आगामी लेक्चर भी इस पर आधारित DI पर होगा, तो आप इस चैनल को देखते रहें। फ्यूचर में आपको बहुत जल्द ही DI पर महत्वपूर्ण लेक्चर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज के लेक्चर देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 10 प्रश्न होंगे। इसको देखते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र के अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत टो को हम देख रहे हैं। प्रथम 35 प्रश्नों को देख लिया, उससे आगे की जो समसामयिकी वो हम देखते हैं इसमें। तो प्रैक्टिस सेट आप 1 को देख सकते हैं। इसमें देखें तो प्रथम 35 पर हमने चर्चा कर लिया है, तो आप इसके प्रश्नों को एक बार देख लें पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से। इसके प्रथम 35 प्रश्नों को एक बार आप देख लें, जिस पर हमने चर्चा कर लिया है, जिसमें DI भी शामिल है और हिंदी पैसेज को भी शामिल, इंग्लिश पैसेज, यानी इसमें इंग्लिश पैसेज है और हिंदी जो आपके 5 नंबर के हैं, इंग्लिश जो 5 नंबर के हुआ और रीजनिंग भी 5 नंबर के यह है, और DI के इसमें 20 प्रश्न हमने शामिल किया है। तो 35 प्रश्नों को हमने देख लिया है। उससे आगे भी एक बार आप देख लें, यानी हम जो 36 से चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इसमें करंट अफेयर यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उसको हम देखेंगे। लेकिन एक बार आप 100 प्रश्न जो इसके अभ्यास के रूप में दिए गए हैं, एक बार आप गण दृष्टि के रूप में इसको एक बार देख लें। फिर इसके बाद जो है 36 नंबर प्रश्न से इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मिलाकर आपके जो रहे 100 प्रश्न रहे प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं पैसेज है, हिंदी पैसेज है, इसमें 10 प्रश्न है, 10 नंबर के होगा, जिसको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर चर्चा किया था। तो 100 प्रश्न आपके हुए हैं। इसको जो है प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत है, इसको आप एक बार डीपली देख लें। तो इसमें 36 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए 36 नंबर है, मई 2025 में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर डी है, जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है मई 2025 में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें 36 नंबर का। तो यह है 19 से 27 मई 2025 के मध्य 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का विषय यानी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया, यानी ये इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का विषय या थीम थे। ये 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा है 2025, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। कब? 19 से 27 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। तो ये 36 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन रहा है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली अधिकारी का नाम क्या है? तो याद रखना है कि इसका आंसर जो ये है गीता समोटा है। यानी मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CSIF की पहली, यानी CISF की पहली, ध्यान रखना है कि जब भी कोई घटना पहली बार होती है तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो CISF की पहली अधिकारी कौन है? तो गीता समोटा हैं। तो ये महिला अधिकारी भी हैं, गीता समोटा। 37 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन करें तो मई 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी यही CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, कि महिला उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली CISF की पहली अधिकारी हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 38 नंबर है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर जो उपयुक्त में सही कथन, यानी सही कथन देखना है। 2 कथन यहाँ पर दिया गया है, वह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न है। तो वर्ष 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैम्प ने जीता। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिससे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। तो इसमें देखें जो विकल्प दिए गए, इन विकल्प को हम देखें तो सी का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरा दोनों सही है। कहने का सही हुआ कि वर्ष 2025 का जो यह पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, एक बुकर पुरस्कार होता है, दूसरा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के संदर्भ में यह है कि वर्ष 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, ध्यान रखना है, कर्नाटक की लेखिका हैं, कार्यकर्ता हैं और वकील भी हैं। यानी 3 ये हैं, लेखिका हैं, राइटर हैं, कार्यकर्ता हैं और वकील। नाम उनका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित, यानी इन्होंने लिखा है, तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित, यानी दोनों लोग ही भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, दीपा भास्ती भी भारतीय हैं। अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है, अनुवादित
उपन्यास क्या है? हार्ट लैम्प। लिखा कौन है? भानु मुश्ताक जी ने लिखा है, जो कर्नाटक के लेखक, कार्यकर्ता और वकील भी हैं। तो हार्ट लैम्प जो है, यानी ये अनुवादित किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, इसलिए दोनों लोगों में जो नियमानुसार है, जो पुरस्कार राशि होती है, आधा आधा बांट दिया जाता है इन लोगों में। तो कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है, यानी याद रखना है, कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है जिससे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो ये सी आंसर इसका सही हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये है कि 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानु मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैम्प ने जीता। कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिससे यह पुरस्कार हासिल हुआ है। वर्ष 1990 से 2023 के बीच मुश्ताक, यानी यह बानु मुश्ताक की लिखित, यानी बानु मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हार्ट लैम्प, यानी हार्ट लैम्प क्या है, इसमें 12 लघु कथाओं की किताब ये हार्ट लैम्प है, में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। इस किताब में क्या है, यह किताब जो 1990 से 2023 यानी 23 वर्ष के बीच की घटनाओं, जिसमें 12 लघु कथाओं का इसमें कलेक्शन किया गया है हार्ट लैम्प में, और यह दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण इसमें इन्होंने किया है हार्ट लैम्प के माध्यम से बानु मुश्ताक जी ने, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती जी ने किया है। और यही जो है 2025 के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इंग्लैंड द्वारा, जो कि लंदन में आयोजित किया गया था। 39 नंबर देखते हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स है वो 39 नंबर इस प्रैक्टिस सेट में है। तो जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 39 का सही आंसर जो हो जाएगा ए होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। यानी इसमें देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये पहली बार इस खिताब को जीता है। ये 18वां सत्र था इसका। 18वें सत्र का मतलब ये 18 सत्रों के बाद ये पहली बार, यानी सबसे लंबा इंतजार RCB ने किया है इसको जीतने के लिए। हालांकि अभी भी कुछ टीमें नहीं जीत चुकी हैं, चूंकि फाइनल इस बार देखें तो पंजाब किंग्स और जो RCB फाइनल में थी। पंजाब किंग्स भी जीती तो उसका भी पहली बार ही ये खिताब होता, लेकिन वो दुर्भाग्य से नहीं जीत सकी। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती। तो इसमें यह है कि जो है जून 2025 में भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL के नाम जानते हैं 2025 खिताब किस टीम ने जीता? तो पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने जीता। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें ध्यान दें कि मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है सर्वाधिक, और जो है चेन्नई सुपर किंग ने भी सर्वाधिक 5 बार जीता है, यानी 18 में 10 तो यहीं जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने भी जीत चुका है, पंजाब किंग्स अभी तक नहीं जीत चुका है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार जीता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते तो ये है 3 जून को इसका फाइनल खेला गया था। कभी डेट भी पूछ सकता है, चूँकि यह पोस्टपोन कर दिया गया था। जो देखें तो ऑपरेशन सिंदूर या यूँ कह ले कि पहलगाम पर जो आतंकी हमला किया गया था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा, तो उसमें भारत ने इसको पोस्टपोन कर दिया था IPL को, जिसका फाइनल जो है 3 जून 2025 को आयोजित किया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 3 जून 2025 को संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब जीता। सर्वाधिक रन यानी 759 बनाने के लिए ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को प्रदान किया गया, जबकि सर्वाधिक विकेट 25 विकेट लेने के पर्पल कैप गुजरात के टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा को प्रदान किया गया। याद रखें कि ये दोनों ही जो अवार्ड मिले हैं वो गुजरात टाइटंस को दिए गए हैं। यानी सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिलता है और यह साई सुदर्शन को दिया गया, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, वह भी देखें गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा रहे हैं, यानी साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रन कितने बनाए इन्होंने? 759, और इन्होंने 25 विकेट लिए। चलिए 40 नंबर देखते हैं। इसमें जो समसामयिक घटना चक्र है, यानी इसमें जो करंट अफेयर्स है उसको देखें, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो 10 प्रश्न होंगे उसमें 40 नंबर प्रश्न देखें। तो मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 40 का सही आंसर देखें तो बी है। बी मतलब मिजोरम है। चलिए इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उल्लास योजना के अंतर्गत यह पहला राज्य बना है। इसका एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न यह रहा कि इसमें 20 मई 2025 को मिजोरम ने स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया।
इस उपलब्धि के साथ मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, वो भी उल्लास योजना के अंतर्गत। जो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है समसामयिकी की इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया, तो उसको विस्तार से जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। तो इसमें ध्यान रखना है कि 20 मई 2025 को मिजोरम स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया उल्लास योजना के अंतर्गत। देख सकते हैं हमने एक और जो है इसमें जो करंट अफेयर्स पर जो वीडियो बनाकर अपलोड किया उसमें हमने चर्चा किया था। यहाँ देखें, त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना था। तो मिजोरम सबसे पहले बना था 20 मई को, इसके बाद गोवा बना था, तीसरा जो इसमें जो है त्रिपुरा बना था। तो त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। तो उल्लास का मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ये तीनों जो है पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। 41 नंबर PYQ इसमें देखते हैं। तो यह आपका यानी करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का, PYQ नहीं है। तो यहाँ पर देखें जो करंट अफेयर्स है 41 नंबर, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का निर्माण लागत राशि कितनी है। तो 41 का सही आंसर डी है, मतलब 8800 करोड़ रुपये यानी 8800 करोड़ रुपये है क्या। यह ध्यान रखना है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस राशि को आप नोट पॉइंट में रखें। तो 41 नंबर का यह है कि 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की, ये राज्य भी याद रखना, केरल के तिरुअनंतपुरम में 8800 यानी 8800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह देश का पहला, ध्यान रखना है, पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो विश्व के केवल चुनिंदा बंदरगाहों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है। केरला में याद रखना, तिरुवनंतपुरम में 8800 करोड़ रुपए की लागत से यह विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मई 2025 को। 42 नंबर इसमें प्रैक्टिस सेट में देखें तो यह है कि मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया। तो 42 का सही आंसर सी यानी छत्तीसगढ़ में। मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन अर्बन यानी रूरल नहीं अर्बन है, किस राज्य में शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह है कि 20 मई 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी यानी अर्बन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन के लिए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। यह महत्वाकांक्षी मिशन राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसको ध्यान रखना है, महत्वाकांक्षी मिशन यह राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 43 नंबर होगा कि 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 43 का जो है सही आंसर बी है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी ने है 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण किया। कब, 14 मई 2025 को। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया। न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन के बाद वो इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका रिटायरमेंट जो नवंबर 2025 में ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे नवंबर 2025 तक। तो इस पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा जो है करंट अफेयर्स का बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। विस्तार में देखना है तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एग्जाम पूछा जा सकता है कि 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहीं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी बने। कब, 14 मई 2025 को। और यह इस पद पर पहुँचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। पहले जो है KG बालाकृष्णन जी थे। इसमें विस्तार कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने शपथ कब लिया। शपथ 14 मई 2025 को लिया, यानी 14 मई 2025 को इन्होंने जो CJI ग्रुप में शपथ लिया। और इनका डेट ऑफ बर्थ देखें तो 24 नवंबर 1960 है। तो इस हिसाब से देखें तो यह जो है 23 नवंबर 2025 को ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। वर्तमान की एज 64 वर्ष है। तो यह जो है 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे CJI के पद से। और वरिष्ठता के हिसाब से यदि बनाया जाता है तो 53वें जो CJI बनेंगे इसके बाद वो न्यायमूर्ति श्रीकांत जी बनेंगे।
यानी 53वें CJI न्यायमूर्ति श्रीकांत जी बनेंगे, जो कि वर्तमान में नालसा के अध्यक्ष हैं, क्योंकि दूसरे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये न्यायमूर्ति श्रीकांत जी बनेंगे। आगे इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। और ये ध्यान दें कि ये जो पहले जो KG बालाकृष्ण जी पहले जो दलित CJI थे उनका क्रम देख लेते हैं। तो KG बालाकृष्णन जो है देश के 37वें CJI थे और इनका कार्यकाल देखें तो 2007 से 2010 तक था। 3 वर्ष के लिए जो KG बालाकृष्णन जी का कार्यकाल था, ये 37वें CJI थे। और ये वर्तमान में जो है दूसरे जो दलित ग्रुप में पहुँचे हैं, यह 52वें CJI हैं। इनका नाम जो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यानी 43 प्रश्न हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। इसमें 44 नंबर प्रश्न देखें तो मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 44 का सही आंसर जो है वह डी है। डी का मतलब यह हुआ कि इसमें 103 मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों, ध्यान रखें अमृत स्टेशनों का, सरोवर नहीं, अमृत सरोवर नहीं है, अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो 103 जो है अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 44 नंबर यह है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर, याद रखना है कि राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। भारत के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के, यानी भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मिलाकर 36 हैं। 36 में से आधे मतलब 18 राज्य और स्टेट यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल इसमें 18 में हैं। तो भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, यानी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। याद रखना है कि यह रेलवे स्टेशनों से संबंधित है। अमृत भारत स्टेशन योजना कितने का विकास किया जा रहा है? 1300 से अधिक का विकास किया जा रहा है। और उद्घाटन कितने का किया इन्होंने? 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। कहाँ से? राजस्थान के बीकानेर से। कब? 22 मई 2025 को। कितने भारत के स्टेट यूनियन टेरिटरी से? तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें 86 जिले इसमें शामिल हैं। लागत आप देख सकते हैं यह है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न आपका यह है कि 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? 45 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 45 का सही आंसर सी मतलब अगरतला में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 45 का एक्सप्लेनेशन ये है कि 18 मई 2025 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यानी त्रिपुरा की राजधानी भी याद रखना है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन हुआ। इसी दिन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह ने कैलाश शहर में 42.4 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला भी रखी यहीं पर जो है अगरतला, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा का जो है देखें तो ये 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी अगरतला है। एक तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी, और 3 तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जो बनाती है त्रिपुरा की बनाती है। तो यहीं पर जो है देख सकते हैं कि एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कैलाश शहर में 42.4 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला भी यहीं पर रखी है। कब? 18 मई 2025 को। देखते हैं 46 या 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो यहाँ तक हमने देख लिया, यानी ये जो आपका है 45 तक, यानी 35 से लेके 45 तक 10 प्रश्न जो इसमें प्रैक्टिस सेट में जो थे वो करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के थे। अब यहाँ से जो वो जीके शुरू हो जा रहा है 46 से, यहाँ से जीके यानी जनरल नॉलेज शुरू होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। करंट अफेयर्स को अलग से जो होगा यहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में हम करंट अफेयर्स को देखें, तो सेपरेट से करंट अफेयर्स पे एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसको आप देख लें। और भी इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो 46 देख लेते हैं, यानी जीके के फॉर्मेट में, जनरल नॉलेज ग्रुप में। तो 46 का देखें तो उनके में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? इसका सही आंसर जो सी है, 46 का सी है, यानी धौलावीरा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि
धौलावीरा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में, हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण यानी गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पाई नगर धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित हैं। धौलावीरा के निवासी अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे। इस शहर को 3 भागों यानी इस शहर को जो है 3 भागों, किला, मध्य भाग तथा निचला शहर में विभाजित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा देखें तो टॉप 5 जो है हड़प्पा यानी जो हड़प्पा सभ्यता में टॉप 5 जो सबसे विशाल जो शहर मिले हैं या स्थल मिले, उसमें 5वें स्थान पर यह धौलावीरा है, जिसमें 2 भारत में 3 पाकिस्तान में। हमने चर्चा कर ली इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं करते। इसमें ध्यान दें कि धौलावीरा जो है इसकी जो प्रकाश में आया था 1985-90 के दौरान आया था। इसकी खुदाई RS बिष्ट जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं धौलावीरा से। चलिए इसमें 47 नंबर प्रश्न देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। यहाँ देखें 47 नंबर यह है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, फिर यहाँ पर स्पेस नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो 47 का सही आंसर जो डी है विनय पिटक में मिलते हैं। यानी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बुद्ध की मृत्यु यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम था, दैनिक जीवन संबंधी आचार शिक्षाएं इसमें जो है विनय पिटक में है। यही प्रश्न था, संघ संबंधी नियम। सूत्र पिटक में देखें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद कर लें। 48 नंबर देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न यह है कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। 48 नंबर प्रश्न। 48 का सही आंसर देखें तो सी है पुलकेशिन द्वितीय, यानी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे। रवि कीर्ति थे। ध्यान दें कि पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मिलता है, यानी पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का, इनका अभिलेख है, एलो अभिलेख है। दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा यह रचना जो है एलो अभिलेख किया गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। तो रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। एलोह प्रशस्ति बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत, यानी ध्यान रखना है कि इस लेख की भाषा क्या संस्कृत का ब्राह्मी लिपि है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। इंपॉर्टेंट है यह। एलोह प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने किया था और यह जो दरबारी कवि किसके थे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। यही प्रश्न पूछा गया था। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह है कि निम्नलिखित में से किसने 1527 ईस्वी में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था। तो 49 का सही आंसर ए ही है, राणा सांगा ने किया था। यानी खानवा का युद्ध जो है बाबर और जो है वो राणा सांगा के बीच में होता है, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है इब्राहिम लोदी और मुगल सम्राट बाबर के बीच में। यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो आमंत्रित करने वाले में राणा सांगा भी थे, तो इनको जो बाबर हरा देता है तो इस मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। ताकि राणा सांगा महान प्रतापी राजा थे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला वह पहला मुगल शासक था बाबर। अगले प्रश्न के रूप में 50वें प्रश्न को हम देख रहे हैं। तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो 50वें का सही आंसर बी है, यानी वल्लभाचार्य जी थे। ये पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक ये वल्लभाचार्य जी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, यानी पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के, यानी भगवान जो विष्णु हैं उनके इन जो संप्रदाय हैं, या अलावर संत हैं। अलावर संत जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं और नयनार संत जो है भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग जो है वल्लभाचार्य इस संस्थापना किया था, इसके संस्थापक रहे और यह वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है पुष्टि मार्ग। तो एक्सप्लेनेशन रहा। तो इस प्रकार से प्रथम 50 प्रश्नों का हमने एक्सप्लेनेशन सहित प्रैक्टिस सेट को देख लिया। अगले जो 50 प्रश्नों को देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में,
और उसके आंसर और डिटेल में व्याख्या को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट में 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का करती भर्ता कार्यवाहक और सेनापति था। 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है, लक्ष्मी स्वामीनाथन। यानी कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्ती करता कार्यवाहक और सेनापति था, तो सी लक्ष्मी स्वामीनाथन जी थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 51 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। यानी झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन किया था इसमें। तो झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। इसका गठन जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन यानी लक्ष्मी सहगल झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्तीकर्ता कार्यवाहक और सेनापति थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे तो इसमें भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है। तो 52 का सही आंसर बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो इस पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में सिविल सेवा की नींव रखी। नींव पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 के जो था रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत में सिविल सेवा की नींव जो रखा था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद इसमें सुधार किया और आधुनिकीकरण किया। इस कारण कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा के साथ पुलिस सेवा का भी जनक इसी को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जिसका मकबरा देखें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इसका जो है कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है। एकमात्र यह जिसका मकबरा भारत में है, यानी यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर प्रश्न देखें तो 53 नंबर प्रश्न यह है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक स्पेस के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो 53 का सही आंसर डी है। डी का मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अक्सर यही किताब का नाम ही पूछ देता है कौन लेखक है। दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी रचना की है और इसके माध्यम से यानी किताब के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना दादा भाई नौरोजी ने की। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 53 प्रश्नगत विकल्पों में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की थी। चलिए इसमें 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब स्पेस में चौरी चौरा किसानों की भीड़ में एक पुलिस थाने को आग लगा दी। तो 54 में ये पूछ रहा है कब, फरवरी 1922 में। और यह असहयोग आंदोलन कब किया गया था, 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कहाँ, गोरखपुर में किसानों की एक भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, यानी एनएसएस का फरवरी 1922 है। चूँकि इसमें सभी 22 दिया है, केवल महीना यहाँ पे तो 5 फरवरी 1922 को, कभी कभार डेट भी पूछ देगा तो 5 फरवरी 1922 को इसको याद रखें आप। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कभी कहीं 4 फरवरी भी इसमें दिया है, 4 या 5 फरवरी। तो इसमें 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। ध्यान रखें कि 4 फरवरी को वापस लेते हैं, 4 या 5 फरवरी को। इसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की जाती है। इसमें ध्यान रखें कि 1922 में जो 38वां बल्कि 1922 में 38वां जो है कांग्रेस का अधिवेशन गया में बिहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने किया था। चित्तरंजन दास जी जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गुरु हैं या माने जाते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उस दौरान जो ICS की परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन भारतीय जो है जो कहें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी जी ने उनको जो है इन्हीं के पास यानी चित्तरंजन दास के पास भेजा। तो चित्तरंजन दास उनके पॉलिटिकल गुरु के रूप में माने जाते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने देखें तो उस दौरान के इलाहाबाद जो आज के प्रयागराज है उसमें जो उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। जो स्वराज पार्टी 1930 तक चली थी, उसका गठन जो है वह इसके जो है असहयोग आंदोलन का स्थगित करने के बाद ये लोग जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं।
तो इसके बाद जो 55 से लेकर 100 प्रश्न होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।